चलो दोस्तों, भूगोल के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कृषि की। कृषि से संबंधित जो मुख्य टॉपिक उठाता है एग्ज़ाम में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते जाइए। कृषि के अंतर्गत हम आज 3 टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। पहला है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, मतलब भारत में जितनी भी कृषि क्रांतियाँ आई है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी क्रांति किस फसल से या किस कृषि क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, कितनी प्रकार की कृषि विधियाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो तीसरा टॉपिक है आज का हमारा, वो है कि कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है, खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, या जायद या गर्भ फसल के अंतर्गत आती है। आपको पहचानने दे देता है प्रश्न परीक्षा में कि निम्नलिखित जो या कोई एक फसल का उदाहरण दे देता है और पूछ देता है कि ये किसका फसल है, ये रबी का है, खरीफ का है या जायद का है, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो फसल है वो रबी फसल है या खरीफ फसल है, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में कृषि से मुख्य रूप से ये 3 जो टॉपिक है उससे प्रश्न उठाता है। साथ ही साथ आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि फसल में राज्यों का क्रम, मतलब कौन से फसल में कौन सा राज्य प्रथम है, और पूरे विश्व की भी बात करें तो कौन से फसल में किस देश का स्थान प्रथम है, यह भी मैंने आपको विविध वाले लेक्चर में शुरू में बता दिया था। आज फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अभी विभिन्न कृषि क्रांतियों के अंतर्गत हम पहले बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब हरित क्रांति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ, जिसको भी आपको नोट करना है, सुनते जाइए। सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के पिता के तौर पे नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। विश्व की बात कर रहे हैं, तकरीबन समय चल रहा है 1970 के आसपास। 1970 के दौरान हरित क्रांति जो विश्व में लाया गया था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उसके पितामह के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर भी है। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका से। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको भारत से हरित क्रांति के पिता, जनक या फादर के तौर पे आपको नाम याद रखना है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तकरीबन 1964-65 के आसपास MS स्वामीनाथन। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद से, फिर 1962 के समय में क्या हुआ कि इंडिया चाइना वॉर हुआ, और भारत की जो ये फसल खाद्यान्न की स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी। तो खाद्यान्न की फसल को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाई गई, जिसके तहत मुख्य रूप से चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की गई। और अगर दोनों की बात करें कंपैरेटिवली, तो गेहूं की जो उत्पादन थी, गेहूं की जो वृद्धि थी, वो चावल की अपेक्षा ज़्यादा थी। तो 2 फसल मुख्य रूप से ज़्यादा फसल में वृद्धि हुई, चावल और गेहूं, और दोनों में बात करें तो गेहूं का उत्पादन चावल की तुलना में अधिक था। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ द्वितीय चरण का हरित क्रांति जो आई भारत में, वो तकरीबन 1983-84 के आसपास आई, जिसके जनक के तौर पे या जिसको लाने वाले कह सकते हैं APJ अब्दुल कलाम। दूसरे चरण का भी हरित क्रांति भारत में आया था 1983-84 के आसपास। क्या नाम याद रखना है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, चलिए हरित क्रांति के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध या दुग्ध संबंधित उत्पादन, दुग्ध के संबंधित उत्पाद के उत्पादन से। ठीक है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, इसके जनक के तौर पे आपको याद रखना है भारत में वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन। और यह श्वेत क्रांति किस ऑपरेशन के अंतर्गत लाया गया, अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत श्वेत क्रांति भारत में लाई गई। जनक थे वर्गीस कुरियन, और इसी समय भारत में एक कंपनी की स्थापना हुई, और वो है अमूल। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वर्तमान में अमूल के द्वारा, हम सभी जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी श्वेत क्रांति के अंतर्गत हुई थी, वर्गीस कुरियन के अंतर्गत हुई थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। दुग्ध उत्पादन या दुग्ध संबंधित अन्य उत्पाद के उत्पादन से संबंधित है ये श्वेत क्रांति। आगे बात करें नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, देखिए ट्रिक है।
ट्रिक, कुछ भी ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और ट्रिक के हिसाब से ये चीज़ें याद रहती है जो एकदम फैक्ट है ना। जैसे नीली क्रांति, अब पानी भाई नीला है, कैसे याद रख सकते हैं, पानी नीला है और नीले पानी में क्या मिलेगी, मछली। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नीली क्रांति जो है मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति के तौर पे आपको याद रखना है, पहला कोको और दूसरा चमड़ा, ठीक है। अब चमड़ा जैसे कि हमको पता है भूरे कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, तो इस तरीके से याद आ जाने वाला है कि भूरी क्रांति जो है वो चमड़ा उत्पादन से संबंधित और साथ ही साथ एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कोको से। रजत क्रांति मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत मतलब सिल्वर। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, अंडा, पोल्ट्री फॉर्म, ठीक है, पोल्ट्री फॉर्म या अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, जितने भी तिलहन है फसल है, ठीक है, पीली क्रांति उससे संबंधित है, याद करते जाइए। अब तिलहन की तौर पे बात करें, तिल जो मुख्य रूप से कलर होता है उसका पीले रंग का हम कह सकते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण मतलब काला रंग, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद से, ठीक है, पेट्रोलियम या बायोडीजल उत्पाद से, ठीक, कृष्ण क्रांति। क्योंकि देखिए रॉ पेट्रोलियम उत्पाद जो रहता है या बायोडीजल जो रहता है वो शुरू में जब निकलता है ज़मीन से वो काले रंग का होता है, उसको रिफाइन कर करके जो हम पेट्रोल देखते हैं उस प्रकार वो होता है, और बहुत सारे अन्य उत्पाद भी होते हैं। मुख्य रूप से जब शुरू में वो निकलता है या प्राप्त किया जाता है वो काले रंग का होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि कृष्ण क्रांति या काली क्रांति या फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। लाल क्रांति, अब लाल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो ध्यान रखें टमाटर लाल रंग से और मांस, रेड मीट, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपको याद रखना है झींगा मछली और प्याज से। गुलाबी क्रांति दो याद रखना है, झींगा मछली और प्याज से। तो एक तरीके से आप याद कर सकते हैं कैसे कि गुलाबी क्रांति हमको याद रखनी है तो झींगा मछली का कलर याद कर लीजिए कि गुलाबी है, और प्याज तो हमको पता है कि प्याज जब हम काटते हैं तो एक तरीके से पर्पल या गुलाबी जैसा गुलाबी रंग का होता है आसपास, है ना। तो इस तरीके से गुलाबी क्रांति से आपको झींगा मछली या प्याज याद रखना है। आगे बात करें बादामी क्रांति, बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वो संबंधित है फल से और शहद से, ठीक, फल और शहद से। एक और चीज़ महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में सब्जी और फल का प्रथम उत्पादक देश है चाइना और दूसरे नंबर पे आता है भारत। क्या बोला मैंने, सब्जी और फसल के उत्पादन में प्रथम देश जो है उत्पादक देश है वो चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत आता है फल और सब्जियों के उत्पादन में, ठीक, ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे। सुनहरी क्रांति हो गया, चलिए फल और शहद से संबंधित है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति आपको ध्यान रखना है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ये किसी कृषि उत्पाद से संबंधित नहीं है अमृत क्रांति। तो अमृत धारा के तौर पे, अमृत धारा मतलब नदी की धारा, ऐसा हम याद कर सकते हैं, जो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये। अगला बात करें सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट उत्पादन से संबंधित है, जूट उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। देखिए अलग है, डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर लिखी है क्या, कहाँ के सुनहरी क्रांति, ये सुनहरी क्रांति संबंधित है फल या शहद से। सुनहरी रेशा, सुनहरा रेशा क्रांति जो संबंधित है वो जूट उत्पादन से संबंधित है, अलग है, गोल्डन रिवॉल्यूशन और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, जूट उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करें रजत रेशा क्रांति, यहाँ पर था सिल्वर रिवॉल्यूशन, जैसे रजत क्रांति था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, रजत रेशा क्रांति, दोनों में डिफरेंस है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कपास से संबंधित है। अब कपास का रंग शुरू में देखें तो क्या होता है, सफ़ेद, मतलब सिल्वर कलर के आसपास हम मान सकते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, और एक रेशा के तौर पे है होता है वो, तो याद रहेगा यहाँ से। अलग अलग है, गोल्डन रिवॉल्यूशन सिल्वर रिवॉल्यूशन अलग है, और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है, याद रहेगा।
इसी साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है भारत में, तो पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। और कपास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो आपको याद रखना है गुजरात, जो मैंने पहले भी बताया। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे क्रांति आपको याद रखने हैं नाम से, ट्रिक से याद करेंगे, लिंक करके याद करेंगे, बिल्कुल याद हो जाने वाला है। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसा आपको याद करना है। आगे बात करें, गोल क्रांति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोल क्रांति मतलब राउंड रिवॉल्यूशन, आलू से संबंधित है, आलू उत्पादन। और साथ ही साथ एक और आप याद रख लीजिए, ग्रे क्रांति। अब ग्रे कलर जो है, ग्रे रंग जो है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इस कारण मैंने वैसे ही लिख दिया ग्रे क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ये हो गए भारत में विभिन्न क्रांतियाँ और उससे संबंधित उत्पाद या कृषि फसल। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं, हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। अलग अलग प्रकार जो कृषि विधियाँ होती है उसका नाम क्या है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि मधुमक्खी पालन हो गई, फूलों की खेती हो गई, सब्जियों की खेती हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग उसका नाम दिया गया है, उसको याद करना है। प्रश्न आ सकते हैं, एक आध प्रश्न, इससे तो प्रश्न आपको मिलेंगे, इससे चांसेस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो चांसेस है इस क्षेत्र से प्रश्न आ जाए, तो याद करके रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर याद करते जाइए, साथ साथ सेरीकल्चर रेशम कीट पालन याद करते जाइए तुरंत। ठीक, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा, फैक्ट है। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कभी आपने पहले भी सुना होगा, हो सकता है कि एपीकल्चर सुनने को बहुत मिलता है हमको। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, याद करते जाइए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। आगे देखिए पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन क्या बोलते हैं उसको, पीसीकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों को उत्पादन, फ्लावर फ्लोरी याद हो जाएगा। तो फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, संयुक्त रूप से फल की बात करें तो उसको बोलेंगे पोमोकल्चर, और सिर्फ अंगूर की बात करेंगे तो वो होगा विटिकल्चर। ठीक, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन को क्या बोलेंगे, ओलेरीकल्चर, याद करते जाइए। हॉर्टिकल्चर नाम पहले भी सुना होगा आपने, महत्वपूर्ण है, कॉमन भी है, हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती। ठीक है, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, वर्म्स किसको बोलते हैं, केंचुआ को। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से वर्मीकल्चर तो नाम से याद रहेगा, केंचुआ पालन। तो इतने आपको कृषि विधियां ध्यान रखनी है, सभी महत्वपूर्ण है। 5 मिनट से कम का समय लगेगा हर बार रिवाइज करने में, तो 2 से 3 बार में आपको याद हो जाने वाला है। 5 मिनट आपको 2 से 3 बार दे देना है, याद हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। कौन से ऋतु में किस प्रकार के फसल लिए जाते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न फसल की हम बात करेंगे। इससे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वनडे एग्जाम में खासकर। देखिए, सबसे पहले बात करें खरीफ फसल की। खरीफ फसल का समय आपको याद रखना है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है भारत में, और नवंबर दिसंबर के आसपास फसल काट ली जाती है। तो मुख्य रूप से समय क्या हो गया इसका, जून जुलाई से नवंबर। कहीं कहीं पर जून जुलाई से अक्टूबर भी दिखेगा, सितंबर भी दिखेगा, तो सारे सही हैं, एकदम से एग्जैक्ट कोई महीना नहीं होता। जून से लेकर नवंबर तक के जो टाइम स्पैन रहता है, उसमें उगाई जाने वाली फसल या लिए जाने वाले फसल को बोलते हैं खरीफ फसल। वर्षा ऋतु, मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसल को खरीफ फसल बोलेंगे, सीधी बात। कौन कौन से मुख्य फसल है, सबसे पहले तो आपको खरीफ फसल के तौर पे एक नाम याद आना चाहिए बिना संदेह के, और वो है धान, जिसे चावल प्राप्त किया जाता है। धान की खेती खरीफ फसल का
मुख्य फसल है। साथ ही साथ गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और दाल में अरहर, दाल में अरहर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने सारे फसल जो हैं खरीफ फसल से संबंधित है। ठीक, अब कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे अरहर में सबसे पहला उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। धान उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक, गन्ना उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तिलहन में सबसे पहला उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ज्वार, बाजरा, मक्का इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर बाजरा की बात करें तो राजस्थान होगा, मक्का की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहला उत्पादक राज्य है। ठीक है, इतनी बातें मैंने पहले भी बता रखी है, अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद करें एक बार फिर से। खरीफ फसल की बात करें, धान सबसे पहला उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, गन्ना उत्तर प्रदेश, तिलहन मध्य प्रदेश, बाजरा की बात करें राजस्थान, मक्का की बात करें आंध्र प्रदेश, और अरहर दाल की बात करें तो पहला उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक, चलिए ये हो गई खरीफ फसल के बारे में बातें। आगे बात करें रबी फसल। रबी फसल के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जब खरीफ फसल की समाप्ति होती है उसके बाद, मतलब नवंबर से या दिसंबर से शुरुआत करते हुए अप्रैल मई तक का समय, मतलब चलिए मान लेते हैं दिसंबर से चालू करते हुए अप्रैल मई तक ली जाने वाली फसल, अप्रैल मई तक ली जाने वाली फसल, या मान लीजिए चलिए अप्रैल ही मान लेते हैं, मई रहने देते हैं, दिसंबर से अप्रैल तक ली जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जिसका सबसे पहले मुख्य फसल आपको याद आना चाहिए वो है गेहूं। चावल खरीफ फसल, गेहूं रबी फसल, याद रहेगा। अन्य फसलों में जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सारे रबी फसल के उदाहरण हैं, ये रबी फसल में ली जाती है। ठीक है, प्रथम गेहूं उत्पादक राज्य के तौर पे आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ। कुल खाद्यान्न के तौर पे बात करें, कुल खाद्यान्न में क्या आता है? चावल आता है, गेहूं आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ठीक है, मक्का आता है, ये सारे खाद्यान्न फसल के अंतर्गत लिए जाते हैं। प्रथम राज्य खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत होगा उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न फसलों में सबसे प्रथम उत्पादक राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। संयुक्त रूप से खाद्यान्न फसलों को हम ले रहे हैं एक साथ। ठीक है, कुल तिलहन और दलहन फसलों में प्रथम उत्पादक राज्य के तौर पे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं जायद या गर्मा फसल, मतलब गर्मियों में ली जाने वाली फसल। मतलब टाइम चालू होगा मई से लेकर जून तक, मई से लेकर जून तक गर्मी का 2-3 महीना। ठीक, जायद फसल या गर्मा फसल के अंतर्गत आएगा मक्का, ज्वार, जूट। तो एक तरीके से मक्का तो खरीफ में भी कर रहे थे, ठीक है, ज्वार खरीफ में भी कर रहे थे, लेकिन इन गर्मियों में हम मक्का भी कर सकते हैं, ज्वार भी कर सकते हैं। और अलग से आपको ध्यान में रखना है जूट के बारे में। जायद या गर्मा फसल के अंतर्गत टाइम याद रखना है अप्रैल या मई से शुरुआत करते हुए जून तक, ठीक खरीफ फसल के पहले तक जायद फसल। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, फलों और सब्जियों में भारत का द्वितीय स्थान है पूरे विश्व में। ठीक, उसके अलावा देखिए चीकू, नींबू, नारियल, अदरक, हल्दी, ठीक है, इतने सारे फसल में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, इनके जितना भी मैंने नाम लिए उसके उत्पादन में। ठीक है, चलिए और क्या बातें करनी चाहिए कि जैसे अगर देखें पूरे भारत में जितना भी खाद्यान्न जितने भी क्षेत्र में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा धान लिया जाता है, तकरीबन 47% के आसपास। जितना भी खाद्यान्न फसल के लिए क्षेत्र है कृषि का, उसमें 47% क्षेत्र पे चावल मतलब धान की खेती की जाती है। ठीक, चावल उत्पादक प्रथम देश कौन सा है? चाइना, दूसरे नंबर में भारत। और गेहूं में भी प्रथम उत्पादक देश है चाइना और दूसरे में है भारत। ठीक, भारत किसमें प्रथम है बताया मैंने? नींबू, नारियल, अदरक,
हल्दी, चीकू, इतने सारे फसल आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें भारत प्रथम स्थान पे है। तो यह था कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मुश्किल से आपको रिवाइज करने में इस क्लास को लगेगा 10 से 15 मिनट। 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, निश्चित तौर पे परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।